हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी में हम समास पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और आपका कर्मधारय समास, 3 समास के बारे में पढ़ा। आगे आज की क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और साथ में कुछ इसी के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में आपने पढ़ा समास और समास के भेद। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसके बाद हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था। इस समास में पहला पद गौण और दूसरा प्रधान होता है और इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, इसलिए इसके 6 भेद किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कारक के 8 भेदों में से 2 को तो हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो 6 कारक हैं उनके आधार पर ही तत्पुरुष समास को 6 अन्य भेदों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर होता क्या है, जब आप समास विग्रह करते हैं ना समस्त पद का, तो समास विग्रह करने पर आपको विभक्ति चिन्ह मिल जाते, क्योंकि समास करते समय तो हम विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं और जब आप समास विग्रह करते हैं तो पुनः आपको वो जो विभक्ति चिन्ह है वो आपको पुनः मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर आपने कर्ता छोड़ दिया है। तो कर्म तत्पुरुष समास, जिस समास में को विभक्ति चिन्ह का लोप हो और विग्रह करने पर पुनः हमें को विभक्ति चिन्ह मिल जाता है, वो आपका तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। वो आपका कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ समस्त पद है ग्रामगत, अब इसका समास विग्रह है ग्राम को गया हुआ, तो ये आपका को यहाँ पर चिन्ह आ गया। पद प्राप्त समास विग्रह, पद को प्राप्त, सर्वप्रिय सर्व को प्रिय, यश प्राप्त यश को प्राप्त। नेक्स्ट आपका था करण तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और विग्रह करने पर पुनः आपको ये विभक्ति चिन्ह मिल जाता है, जैसे भावपूर्ण भाव से पूर्ण, बाणाहत बाण से आहत। संप्रदान तत्पुरुष समास जिसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास आता है, जैसे राह खर्च राह के लिए खर्च। तो इनमें देखिए आप, जैसे ही हमने विग्रह किया सभी में इनके विभक्ति चिन्ह आए हैं, यानी कि जब आप इसके समास विग्रह करेंगे तो पुनः आपको वो चिन्ह मिल जाएंगे, वो विभक्ति चिन्ह कारक के मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका अपादान तत्पुरुष समास से, अब देखिए इससे पहले भी से आया था, करण और अपादान दोनों में से है, लेकिन ध्यान देना है अपादान में पृथक के लिए, अलग होने के लिए यहाँ चिन्ह का लोप होता है। जैसे देखिए देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पर अलग हो रहा है देश से, बंधन से मुक्त बंधन मुक्त। ठीक है, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट अलग होना, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त होना अलग होना। संबंध तत्पुरुष समास, जहां पर हम संबंध बताते हैं, काकी के चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है, जैसे गंगा जल गंगा का जल, नगर सेठ नगर का सेठ, जलधारा जल की धारा, राजा की राजमाता राजा की माता, मतदाता मत का दाता। तो इन सभी में आपके क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर काकी के विभक्ति चिन्हों का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका संबंध तत्पुरुष यहाँ पर समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर चिन्हों में और पंथ, दो चिन्ह यहाँ पर आते हैं, में और पर, दोनों चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है और विभक्ति कर जब आप इनको विग्रह करेंगे तो जलमग्न जल में मग्न, आप बीती आप पर बीती, सिर दर्द सिर में दर्द, घुड़सवार घोड़े पर सवार। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, जैसे हमने कहा मीठा फल,
तो यहाँ पर विशेष्य है फल, क्योंकि हमने फल की विशेषता बताई है। विशेषण किसकी है? मीठा विशेषण है, और फल क्या है? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपमान और उपमेय। उपमान जिससे हम समानता करते हैं, उपमेय जिससे हम समानता करते, जैसे हमने कहा मुख जो है क्या है? चंद्रमा सा। तो यहाँ मुख की तुलना या समानता किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो उपमेय आपका मुख हो गया और उपमान आपका चंद्रमा हो गया है। आगे उदाहरण में भी हम यहाँ सीखेंगे। देखें यहाँ पर विशेषण जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष विग्रह करने पर, तो महापुरुष एक विशेष्य है, महान महा, और ये विशेष्य है, ये विशेषण है। पीता पीला है अंबर, तो अंबर पीला क्या है? विशेषण है, और अंबर क्या है? विशेष्य है। प्राण प्रिय। उपमेय और उपमान चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन मुख। तो यहाँ पर चंद्रमा तो आपका उपमान हो गया और उपमेय आपका मुख हो गया। इसी प्रकार से कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्यारूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। और आगे हम नेक्स्ट आज चौथा समास पढ़ेंगे, द्विगु समास। अभी तक आपने कल की क्लास में पढ़ा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के 6 भेद। फिर हमने नेक्स्ट यहाँ पर कर्मधारय समास पढ़ा। ठीक है, इसमें एक विशेषण होता है और दूसरा आपका विशेष्य होता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है, या उपमेय और उपमान होता है। अब नेक्स्ट आपका चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या है? कि पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है। संख्यावाचक और गणना बोधक, तो ध्यान देना है। आगे हमें शब्द दिए जाएंगे समस्त पद, उसमें समास पूछा जाएगा, प्रश्नों में हम करेंगे। द्विगु समास में की जो पहचान होती है, संख्यावाचक या गणना बोधक पहला पद होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है जैसे, तो इसमें समूह ही आता है ना, समूह और संख्यावाचक। ठीक है, तो देखेंगे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, और देखें नव यानी 9 संख्यावाचक आ रहा है, तो द्विगु समास। सप्ताह, 7 आहतों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह, पहला संख्यावाचक है और समूह भी यहाँ पर आ रहा है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों या वर्षों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्र, तो पंच यानी 5 रात्रियों का समाहार। तो समाहार और समूह जैसे शब्द विग्रह करने पर आते हैं। समूह या फिर समाहार जैसे शब्द यहाँ पर आ जाते हैं विग्रह करने पर। और यदि हम समस्त पद को देखें तो पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, तो ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स लिखिएगा द्विगु समास। इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक। चलिए, तो समस्त पद है आपका नवरत्न, नवरत्न, और विग्रह है इसका 9 रत्नों का समूह। सप्ताह यानी 7 आहतों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्र, पंच
5 रात्रियों का समाहार। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है, तो इनको जरूर देखें, क्योंकि अपवाद कभी कभी आ जाते हैं तो इनमें जो है हम गलतियां कर देते हैं। अपवाद क्या है? कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है। जैसे अब परिभाषा में तो हमने क्या कहा, पहला पद क्या होता है? पहला पद आपका संख्यावाचक होता है, लेकिन कुछ कुछ शब्दों में, पदों में दूसरा या अंतिम पद जो है संख्यावाचक शब्दांश होता है। जैसे पक्ष द्वय, यहाँ पर दो पक्षों का समूह, लेकिन समूह देखिए, पक्ष द्वय दो पक्षों का समूह है। लेखक द्वय दो लेखकों का समूह। संकलन त्रय तो 3 संकलनों का समूह। तो यहाँ पर इन कुछ अपवादों पर भी ध्यान दें। तो अपवाद क्या है? कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे कि पक्ष द्वय, लिख लीजिएगा इसे, लेखक द्वय और संकलन त्रय। चलिए नेक्स्ट है द्वंद्व समाज। द्विगु समाज जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है या गणनाबोधक होता है। इसमें समूह जैसे समाहार शब्द जो है आते हैं। अब इसके बाद आपका द्वंद्व समाज। नेक्स्ट लिखें द्वंद्व समाज। द्वंद्व समास अब द्वंद्व समास क्या होता है? इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। यहाँ पर कोई भी पद जो है समान नहीं होता है, दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इससे पहले हमने क्या कहा था? एक प्रधान और एक गौण था, लेकिन इसमें आपके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। इसकी पहचान क्या है? द्वंद्व समाज देखो, द्विगु समाज जिसमें पहला पद संख्याबोधक होता है, संख्यावाचक होता है। इससे पहले आपने कर्मधारय समास पढ़ा, जिसमें एक विशेषण और दूसरा विशेष्य है, उपमान और उपमेय है। द्वंद्व समाज आपका, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसका जो सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का, इसको हम कैसे पहचानते हैं? योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं दोनों पद। तो रात दिन देखो, यहाँ डैश लगा है, ये क्या है? योजक चिन्ह है। तो रात और दिन, सीता राम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी। इसी तरह से माता पिता, माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, लाभ हानि, लाभ या हानि, आना जाना, आना और जाना। ठीक है, जल्दी से इसे भी नोट करें। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्हों द्वारा या योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। जो प्रथम पद है या पूर्व पद है और उत्तर पद है, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह होता है, और इसी से हम इसकी पहचान भी करते हैं। तो ये समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगाते हैं। जैसे
दिन रात में आपने लगाया दिन और रात। सीता डैश राम, सीता और राम। दाल डैश रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, लिखें इसे जल्दी से। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। लाभ हानि, हानि लाभ या हानि या लाभ। आना और जाना। और अंतिम यहाँ आप लिखेंगे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो ध्यान देना है, द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक, द्वंद्व समाज यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह के द्वारा हम द्वंद्व, ठीक है। अब अंतिम यहाँ बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो, यानी कोई भी प्रधान नहीं है, और अन्य पद प्रधान हो उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर। अब वो अन्य पद कौन है? जो उसका शब्दों का अर्थ है उसको छोड़कर एक नया अर्थ यहाँ पर निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, पेट जिसका। दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्य अर्थ क्या है? लंबा उदर किसे कहा जाता है? लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश को। तो यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका एक अन्य अर्थ निकाला जाता है जो प्रधान होता है। घन श्याम, घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण के लिए कहा गया है। तो यहाँ कृष्ण प्रधान है और घन और श्याम दोनों ही क्या हैं? गौण हैं। तो यहाँ समस्त पद विग्रह करने पर हमें एक अन्य अर्थ मिलता है। नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका अर्थात शिव के लिए हम कहते हैं नीलकंठ। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात जिसके 10 मुख है, वो आपका रावण। तो यहाँ दशानंद आपका इसमें कोई भी प्रधान नहीं है, बल्कि रावण क्या है यहाँ पर? आपका प्रधान है। गजानन, गज के समान आनंद अर्थात मुख वाला, अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। तो देखिए इतने सारे शब्दों को मिलाकर हम समास करते हैं, समस्त पदों में उसे लिखते हैं। और देखिए इनका अर्थ जो है 2, 3, 4 कई शब्दों में यहाँ पर आ रहे हैं। उनका विग्रह करने पर आपको महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इसके शाब्दिक अर्थ हैं, शब्दों में दिए गए अर्थ हैं, इसके अलावा इसका एक अन्य नया अर्थ निकल रहा है जो कि प्रधान है। तो यहाँ पर कृष्ण, शिव, रावण, गणेश, शिव, सरस्वती, हनुमान, विष्णु, ये सभी क्या है? प्रधान हैं, ना कि इनके जो ये नाम दिए गए हैं। घन श्याम, नीलकंठ, इनमें कोई भी पद, 2 पद हैं, घन श्याम, नीलकंठ, दशानन, गजानन, त्रिलोचन, त्रिलोचन, हंस वाहिनी, महावीर, दिगंबर, चतुर्भुज। अब देखिए आप चतुर, यहाँ 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात, अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो क्या आ रहा है? संख्या बोधक आ रहा है। नहीं, हमें यहाँ पर यह भी देखना होता है कि इसका कोई नया अर्थ तो नहीं निकल रहा है। 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु के लिए, तो इसलिए यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है। तो इसको आप लिख लीजिएगा जल्दी से। तो ध्यान देना है, कई बार आपके बहुव्रीहि समास में भी क्या आ जाते हैं? संख्या बोधक आता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है अगर उसका कोई नया अर्थ आ रहा है, जैसे यहाँ लिखा है त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव के लिए, तो इसका तो एक नया अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पर आपका द्विगु समास नहीं होगा बल्कि आपका बहुव्रीहि समास है। तो
इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने 6 समास के भेद पढ़े, ठीक है, और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ समाज में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है, जैसे मैं अभी अंतर बता रही थी। तो कर्मधाराय और बहुव्रीहि समाज में क्या अंतर है? देखिए, कर्मधाराय समाज में दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष्य होगा या फिर उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुव्रीहि में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्य अर्थ हो जाता है, अन्य अर्थ इसका आ जाता है। जैसे आप देखिएगा, मृग नयन, मृग के समान नयन, ये कर्म धाराएं है। मृग के समान नयन ये आपका कर्म धाराएं है। तथा नीलकंठ, वह जिसका कंठ नीला है, यहाँ पर एक अन्य अर्थ आ रहा है शिव। लेकिन दिखने में क्या लग रहा है? मृग नयन, मृग के समान नयन, इसमें जो है एक विशेषण विशेष्य है। और इधर क्या लिखा है? वह जिसका कंठ नीला है, तो किसको कहा गया है? शिव को। इसी तरह से बहुव्रीहि और द्विगु समाज में अंतर। तो देखें, द्विगु समाज में पहला पद तो संख्यावाचक होता है और समस्त पद जो है समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुव्रीहि समाज में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध होता है। तो ये चीजें आपको समझनी है, ये अंतर भी आपको समझना है, तभी हम इसे आगे कर पाएंगे। तो इन अंतर को भी आप लिखिएगा। जैसे आप देखेंगे, चौराहा अर्थात 4 राहों का यहाँ पर समूह आता है, लेकिन जो आपका बहुव्रीहि समाज है, बहुव्रीहि समाज में एक अन्य अर्थ आता है। 4 भुजा हैं जिसके, तो विष्णु के लिए कहा गया है। इसी तरह अब आपका संधि और समास में क्या अंतर है, ये भी हम देख लेते हैं। संधि में 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर शब्द की जो आरंभिक ध्वनि उ में आ व ओ के मेल से ओ ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार संधि में 2 या 2 से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनि का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा है, उदर जिसका समूह शब्द जो है समूह बनता है, अतः समाज में मूलतः शब्दों का योग होता है, जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना है। तो जैसा कि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि समास का उद्देश्य क्या है, हमें जो है पदों को छोटा करना है, कम करना है, भाषा में हमें जो है संक्षिप्तता लाना है। जैसा कि आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इतने शब्दों में जो है अपने उत्तर को लिखें, ठीक है, तो वहां पर आपको कम शब्दों में अपनी बात को ज्यादा बतानी है, तो वहां आपके जो समास जो हम कर रहे हैं वो वहां पर काम आता है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, तो इन अभ्यास प्रश्नों को भी आप देखें। समास में किसका मेल होता है? देखिए, ध्वनि का, शब्द का, वर्ण का या वाक्य का, ध्यान देना है। इसका उत्तर लिखें। जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए गए हैं? कर्मधाराय के, द्वंद्व के, द्विगु के या फिर तत्पुरुष समास के। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो कोई भी आंसर हम नहीं बताएंगे, आप खुद कीजिएगा। इसके बाद समस्त पद का किया जाता है, विच्छेद किया जाता है, विग्रह किया जाता है, विलोप किया जाता है या विचलन किया जाता है, ये आप पढ़ के आ चुके हैं। निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताना है। यथाशक्ति विग्रह करना है और समास बताना है। दशानन, भला बुरा, नवरत्न, नीलकमल, आमरण, चंद्रमौली, ठीक है। इस प्रश्न को लिखें। प्रश्न नंबर 6 है, समास शब्द की परिभाषा आपको लिखनी है। समास के प्रकार व उनके नाम उदाहरण सहित लिखने हैं। समास विग्रह का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। संधि और समास में अंतर अभी अभी हमने पढ़ा, साथ में हमने बहुव्रीहि और कर्मधाराय समास में अंतर भी पढ़ा है, तो इसको भी आप स्पष्ट कराएं। और इन प्रश्नों को करने के बाद कल की क्लास में हम समास पर ही बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सीरीज लेके आएंगे, जिससे आपको और हम क्लियर कराएंगे। तो प्रश्नों के साथ हम कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने समास को पढ़ लिया है और अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। साथ में जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो प्रश्नों के माध्यम से भी हम समझेंगे और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।